चैप्टर नंबर 1 हमें कहता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज रहती है कि इस चैप्टर को इन्होंने डिवाइड किया है दो मेन पार्ट्स में। एक तो पार्ट है केमिकल रिएक्शंस का और एक पार्ट है केमिकल इक्वेशंस का, कि जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स में जो कोई भी चेंज हो रहा है इट इज लिंक्ड विद द केमिकल रिएक्शंस। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपने अंदर चेंजेस जनरेट करते हैं, ठीक है, वही होते हैं रिएक्टेंट्स। देखो, कंटेंट को जितना एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखने की कोशिश करोगे उतना ही तुमको आसानी होगी एग्जाम में चीज़ों को मेमोराइज करने के अंदर। रिडॉक्स के अंदर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, केमिकल इक्वेशंस। NaCl को हम जनरली वाटर में डिसॉल्व करके यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही वॉल्स पर पेंट किया जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है ये। यहाँ हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने यही पढ़ी है। आज ना हमारे रिवीजन वाले में हम पूरा केमिस्ट्री के 1.5 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। 1.5 टॉपिक्स का मतलब होगा कि पूरा एक चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर जो हमारा है एसिड बेस वाला, उसके अंदर हम हाफ चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सिर्फ बैठ के सुनने से कोई सेंस तो बनेगा नहीं। हाँ, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो। तो आज हमके कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहेंगे? आवाज़ कम कर लो तुम्हारी। चलो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आज हम कवर करेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर और हाफ ऑफ द चैप्टर 2, चैप्टर 2 का हाफ, ये आज हम कवर करेंगे। इन केस अगर हमें टाइम ज़्यादा दिख रहा है कि भाई हमारे पास और टाइम है, तो विल ट्राई टू फिनिश अप मोर ऑफ द चैप्टर नंबर 2। बट टारगेट ये रखेंगे कि हमारा एक पूरा चैप्टर और एक आधा चैप्टर पूरा हो जाए। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 हमें कहता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि इस चैप्टर को इन्होंने डिवाइड किया है दो मेन पार्ट्स में। एक तो पार्ट है केमिकल रिएक्शंस का और एक पार्ट है केमिकल इक्वेशंस का। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में हमने जनरली ये चीज़ नोटिस की है कि जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स में जो कोई भी चेंज हो रहा है इट इज़ लिंक्ड विद द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी जो भी केमिकल चेंज होगा डायरेक्टली उसकी क्या बन जाएगी? केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि केमिकल चेंज जो है वही केमिकल चेंज आपका क्या बनाएगा? केमिकल रिएक्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे सो मत प्लीज, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, तुम सो गए अभी से ही। और इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अपने टाइम बचाने के लिए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कहेंगे हम इसको। केमिकल रिएक्शन को ही जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो भाई केमिकल रिएक्शन के अंदर अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस जनरली क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होंगे आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस दैट इज प्रोडक्ट। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स कौन होते हैं भाई? कौन बताएगा मुझे? कौन होते हैं रिएक्टेंट्स? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपने अंदर चेंजेस जनरेट करते हैं। ठीक है, वही होते हैं रिएक्टेंट्स। तो जो अब हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो रिएक्टेंट्स वो हैं जो कहाँ लिखे जाते हैं? लेफ्ट साइड में, और ये कन्वर्ट करते हैं अपने आप को और प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं? राइट साइड में।
ठीक, यही होता है। अब नेक्स्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें याद है तुमने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। वहीं पर तुमको ये सब पढ़ाए गए थे कि भाई कैसे हमारे फिजिकल चेंजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हमारे केमिकल चेंजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं, ये वही इंडिकेटर्स हैं जो तुम्हारी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो, चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज आए, हमने देखा है ना भाई कलर में चेंज, कौन कौन सी रिएक्शन देखी तुमने कलर में चेंज वाली? एक तो हमने कलर चेंज में देखी है, तुम्हारे से तुम ही बोलोगे, कलर चेंज में हमने देखी है एक लेड नाइट्रेट वाली, हाँ वेरी गुड। कॉपर हीटिंग भी याद है ना, उससे भी तो कलर चेंज हुआ था, ब्लैक कलर हुआ था, ठीक है। तो कॉपर हीटिंग वाली रिएक्शन देखी हमने जहां कलर चेंज हुआ था। AgCl वाली रिएक्शन हमने देखी थी जहां पर कलर चेंज हुआ था, हाँ वो व्हाइट कलर की जो प्रेसिपिटेट बन के सामने आया था, ठीक है ना। तो ये सब वो थे जहां पर हमने कलर चेंज को ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद और कौन सा इंडिकेटर कह रहा है, ये टेम्परेचर में चेंज आना। टेम्परेचर में चेंज हमने क्या पढ़ी है भाई, एक्सो एंडो, दो टाइप की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है, एक्सो और एंडो। अब मुझे ये कौन बताएगा कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि एक केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? क्योंकि बहुत बार हमारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक तो हमारा वो रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन है जहां हम कहते हैं कि भाई ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन होती है हमारी, उसमें भी पूछ लेते हैं कि एक्सो है एंडो। तो अब तुम लोग बताओगे कि कहाँ एक्सो और कैसे एंडो होगी? एक 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 वन बाय वन। हाँ, तो जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन में है आज वो क्लियर कर लेना कि एक्सो का मतलब होगा कि हीट जो है ना तुम्हारी वो प्रोडक्ट साइड में रिलीज होगी, ठीक है। हीट जो है वो तुम्हारी कहाँ होगी, प्रोडक्ट प्लस हीट होगी। इट रिलीजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि वो बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, ठीक। दूसरा है एंडो। एंडो में रिएक्टेंट के साथ में कौन प्रेजेंट होगा, हीट प्रेजेंट होगी। रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा तो रिएक्टेंट की साइड में ही तुम अलग अलग फॉर्म में हीट को लिखोगे। कैसे लिखोगे अलग अलग फॉर्म में हीट को? कि सनलाइट की फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है, नॉर्मल हीट की फॉर्म में है। ये सारे फॉर्म हमने एनर्जी के पढ़े हैं कि एक्सो में ऐसे होते हैं और एंडो में ऐसे होते हैं। तो प्रोडक्ट की साइड में अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट के साइड में हीट प्रेजेंट है, रिलीज नहीं होगी, प्रेजेंट है मतलब आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाके रिएक्शन हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडो मतलब वो गेन कर रहा है, एक्सो मतलब वो रिलीज कर रहा है इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, अपने सराउंडिंग में वो रिलीज कर रहा है हीट को। और क्या कह रहा है ये, गैस इवोल्यूशन। और इंडिकेटर्स कौन से हैं, गैस इवॉल्व होगी। कौन कौन सी गैसेस इवोल्यूशन पढ़ी है हमने? हाइड्रोजन पढ़ा है हमने, हाइड्रोजन गैस पढ़ी है हमने, हमने क्लोरीन गैस पढ़ी है, SO2, SO3, NO2, ये सारी गैसेस जो थी, एक तो रह गई CO2 और O2, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट।
तो यहाँ हाँ वो भी आ सकता है कि भाई गैस इवोल्यूशन के अंदर HCl जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो वो भी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो गैस इवोल्यूशन वाले कंसेप्ट में हमने ये सारी गैसेस जो हैं हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में और इवन इस चैप्टर में भी हमने इसे इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वेरी गुड, ये हमने शायद लास्ट टाइम क्वेश्चन में देखा था ना कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल के बाहर आ जाएगा। ये हमने शायद लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर किया था हमारा उसी में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं, ये आपको बताएंगे कि भाई आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कितने कितने टाइप की पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं, कल तुम में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5, रिडॉक्स रिएक्शन। 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें अगर हम देखें और तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो हमें कहती है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या रिलीज कर रहा है? हीट। देखो हीट कहाँ लिखी हुई है? प्रोडक्ट साइड में। तो क्या मैं इसे नहीं बोल सकती कि ये एक्सोथर्मिक है? बोल सकती हूं ना भाई। आज अपना एक्सो एंडो का सारा कंफ्यूजन ही क्लियर कर देना। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका तो शायद एक डायग्राम भी है जहां वो हमें दिखाता है कि बीकर है और बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद हाथ को टच करके देखते हैं हम तो कंटेनर जो है वो हमारा गर्म हो जाता है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। याद आया? गुड। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के अंदर हमारा एक क्या होगा? रिएक्टेंट एक होगा हमारा और प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे होंगे, ठीक है। इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां कॉम्बिनेशन हमको ये कहती है कि आप अलग अलग रिएक्टेंट्स लेकर आओ लेकिन प्रोडक्ट में आपको बस एक दूंगी। वहीं पर डिकम्पोजिशन कहता है कि एक ही रिएक्टेंट होगा, मैं आपको प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या याद रखने की रिक्वायरमेंट होती है? हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद रखने की जरूरत होती है। तो भाई एक चीज और याद रखने की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, और वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल होगा और दूसरा मेटल का सॉल्ट होगा। एक मेटल होगा और दूसरा किसी और मेटल का सॉल्ट होगा। जैसे मान लो अगर ये कोई X है तो ये होगा YS, किसी दूसरे मेटल का सॉल्ट होगा। भाई अपने ही सॉल्ट में से कैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा? वो अपने सॉल्ट में से कर सकता है क्या? दोनों की पावर एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो किसी दूसरे मेटल का सॉल्ट होगा जहां हम क्या देखेंगे कि हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्ट्स होने चाहिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं, आयंस, एटम्स नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों हम देखेंगे भाई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ये दोनों चीजें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ये हो गया। अब डिकम्पोजिशन की ही अगर हम दोबारा बात करें तो डिकम्पोजिशन के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं हमारे पास डिकम्पोजिशन के। क्या क्या टाइप्स हैं वो डिकम्पोजिशन के, कौन बताएगा? डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन में हमारे पास आते हैं 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली वो होती है थर्मोलाइसिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट होती है थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस और फिर फोटोलाइसिस। देखो कंटेंट को जितना एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखने की कोशिश करोगे उतना ही तुमको आसानी होगी एग्जाम में चीज़ों को मेमोराइज करने के अंदर। इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था। इससे तुमको इक्वेशंस भी याद रहेंगी, रिएक्शंस भी याद रहेंगी और तुम किसी का किसी में लिख के भी नहीं आओगे। लेकिन उसके लिए तुमको रिवाइज रोज करना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थर्मोलाइसिस की अगर हम बात करें तो थर्मोलाइसिस के अंदर जनरली हम कहते हैं कि हीट की प्रेजेंस होगी। इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है? FeSO4 वाला, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, क्या FeSO4 इस स्टेट में होता है? तो फिर 0.7 H2O, FeSO4.7 H2O। यहां से हम और क्या याद करेंगे? कलर। क्या होता है ये? ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल को जब हम हीट करते हैं तो हीट के लिए हम ट्राइंगल का सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनता है हमारे पास? FeSO4 प्लस 7H2O, ये रिलीज होता है। अब हम इसे क्या करेंगे? और फर्दर हीट करेंगे। इसे और फर्दर हीट जब करते हैं तो ये क्या बनाता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल इन्हीं गैसेस में से आती है, ठीक है। यही गैसेस होती हैं जिनमें से बर्निंग सल्फर स्मेल आती है। बर्निंग सल्फर स्मेल क्या हुआ? हाँ हाँ, तो बर्निंग सल्फर टाइप स्मेल जो है वो इन्हीं गैसेस में से आती है, SO2 SO3। यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें कैच करने के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो कि भाई गैसेस रिलीज हो रही हैं और उनमें ऐसी ऐसी स्मेल आ रही है, या वो लिटमस के अंदर कलर चेंजेस कर रही है, या वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है, या फिर वो लाइम वाटर को मिल्की बना रही है। ये चीज़ें वो आपको इंडिकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको लिंक कहाँ पर चीज़ों को करना है, ठीक है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आया हुआ है हमारे 2026 के सैंपल पेपर में। अब देखो, जो डिकम्पोजिशन कहता है क्या वो यहाँ नहीं हुआ? क्या डिकम्पोजिशन जो कहता है वो यहाँ नहीं हुआ? हुआ है ना। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट से स्टार्ट किया था हमने और प्रोडक्ट मिले हमको 3। तो एक रिएक्टेंट और बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ भानु भाई? तो सैंपल पेपर तो अभी का ही है, 25-26 का ही। एग्जाम तो अभी दोगे तुम, 25 पे दे दिया तुमने एग्जाम। अब यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि कोशिश करना इन क्वेश्चंस के अंदर तुम कभी भी थ्योरी नहीं लिखोगे।
इस क्वेश्चन के अंदर हमको डायग्राम का यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से हम डायग्रामेटिक फॉर्म में अपनी सारी बात इस क्वेश्चन के अंदर समझा सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। पैराग्राफ्स में हम बहुत गड़बड़ करते हैं, इसका द हो जाता है और पता नहीं क्या हो जाता है, और बहुत बार तो द के साथ में अ भी चल रहा होता है। हाँ सही बता रही हूँ मैं। ऐसे लिखते हैं, देखो हम द आ सैंपल ऐसे लिखते हैं हम। मुझे नहीं पता कौन सी इंग्लिश है ये, मैंने नहीं पढ़ी आज तक, सच में नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ हमको प्रॉपरली कंटेनर, एक एनोड, एक कैथोड और बैटरी कनेक्शन। एनोड पे क्या रिलीज होती है? वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर क्या रिलीज होता है? O2। और कैथोड पर H2। और कंटेनर में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यहां पर जब वॉल्यूम देखेंगे हम, तो वॉल्यूम के लिए आप रिएक्शन बता सकते हो। वॉल्यूम के लिए आप रिएक्शन बता सकते हो कि भाई हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, जिससे हमें 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन गैस मिली है। ये गैसियस स्टेट में है, और ये हमने इनिशियली किस में लिया था? लिक्विड स्टेट के अंदर। इसको हमने किस में लिया था? हाँ बोलो। ये मैंने तुमको पहले बताया था कि H2SO4 को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेशन नहीं करता है। बाकी अगर किसी और को अगर हमने यूज़ किया तो वो पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देंगे, यानी कि हमको ऑक्सीजन की जगह Cl भी मिल सकती है, Cl2 गैस भी मिल सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने एसिड को चूज़ किया है कि हमें कौन सा ऐसा एसिड यूज़ करना है जो हमारी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, जहां हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2:1 का रेशो आ रहा है गैसेस का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। और लास्ट फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में 2 हैं, एक है हमारा AgCl और दूसरा है हमारा AgBr। दे बोथ आर वाइट इन कलर। दोनों कैसे हैं? ये वाइट कलर के हैं ये दोनों, लेकिन बाद में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्रे या फिर ब्लैक, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Ag। सिल्वर के बनने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक या फिर ग्रे शेड में। ठीक है, चलो, तो ये 3 हमारी डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं। उसके अलावा और इस चैप्टर में क्या है? उसके अलावा हो जाएगा हमारा रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो वो भी हम यहीं बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं रिडॉक्स की। पहली चीज़ तो ये याद रखना कि जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के निकलने से, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, तो जंप टू द चार्जेस। चार्जेस तुमको आ गए ना आइडेंटिफाई करना कि भाई ये 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये 0 से -2 में जा रहा है, तो हमको ये तो वो इंटीजर वाली लाइन तो याद ही रहती है कि 0 से माइनस की तरफ छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, और 0 से अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो बढ़ती है वैल्यू, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो घटेगी वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ तुम जा सकते हो। तो रिडॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि रिडॉक्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा और रिडॉक्स में हमारे पास रिडक्शन होगा। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तब हम जाकर उसे क्या कहते हैं?
रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन रिमूवल, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन एडिशन, हाइड्रोजन ऐड होगा, और चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा, जिसे हम हायर लेवल्स पे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज की बात करेंगे हम तो भाई, कि चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। तो 0 से अगर पीछे की तरफ जा रहा है, या पहले +2 था तो +2 से +1 पे आ गया तो वो भी तो डिक्रीज ही हुआ, +2 से 0 हो गया तो वो भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन देख लेते हैं, ये वाली देख लेते हैं, CuO + H2 gives you Cu + वाटर। ये एक इक्वेशन है ना हमारी, एनसीईआरटी की तो है, रिवर्स वाली। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कॉपर कौन सी स्टेट में, +2, यहाँ जाके क्या हो गया, चार्ज कम हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है ना। अब ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन का कंसेप्ट तुमको यहाँ दिख ही रहा है कि इसका ऑक्सीजन निकल के कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन के पास। तो चार्ज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमको, वैसे तो हमें इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी नहीं, बट अगर मिले तो हम चार्ज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। और बहुत बार जो मेन वो कंसेप्ट था जो हमने उस दिन किया था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो वहाँ भी हमने चार्ज से आइडेंटिफाई कर लिया था कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि O2 के फॉर्म में वो 0 था, और फिर जब वो दूसरे साथ किसी जुड़ा जाकर तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी फॉर द रिडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, यही टॉपिक है तुम्हारा, द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ, या एवरीडे लाइफ में हम कहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं। तो हम देखते हैं भाई, एक टॉपिक है हमारा कोरोजन का, और दूसरा टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी का। कोरोजन कहता है स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, मतलब उन कंपाउंड्स में मेटल कन्वर्ट हो जाएगा जिन कंपाउंड्स की हमको जरूरत नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन। ड्यू टू द रिएक्शन विद द एयर और मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के साथ जब रिएक्शन होगी तब वो ऐसा करेगा। जैसे आयरन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन और वाटर से होती है तब क्या बनती है, रस्ट बनती है, Fe2O3.X H2O। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। रेडिश ब्राउन कहीं लिखा होता है, कहीं पर प्योरली ब्राउन लिखा होता है, ये कलर हमको ध्यान रखना है। ठीक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन। वो तो हम टॉपिक में ही कह रहे हैं ना भाई कि एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन से हमें कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, फैट्स और ऑयल्स का, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। जनरली वो जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू करेंगे तो फैट्स और ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जिससे उनका टेस्ट, उनका स्मेल सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर थोड़े टाइम के लिए रखना है तो रेफ्रिजरेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैक्यूम पैकिंग करते हैं। तुमने बहुत बार अभी नॉर्मली भी देखा होगा, वो वैक्यूम पंप्स आते हैं, वो हम हाथ से ही उसकी हवा निकाल के पैकेट्स को बिल्कुल पैक करता कि हवा अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो। हवा नहीं होगी तो एयर नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं। BHA BHT पढ़े थे हमने, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इनका काम होता है ऑक्सीडेशन को रोकना केमिकली, ये केमिकली रोकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट तुम्हें एग्जाम में दिया था, ठीक है ना, ये वही चीज है। और एक और इस
जो है वो है नाइट्रोजन को फिल कर देना इन प्लेस ऑफ द एयर। नॉर्मल एयर की जगह हम जो पैकेट्स होंगे उसमें क्या फिल कर देंगे, नाइट्रोजन फिल कर देंगे। ठीक, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी हमने डिस्कस की, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है हमेशा एनर्जी में चेंजेस आते ही आते हैं। समटाइम्स इट इज नोटिसेबल कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, समटाइम्स इट इज अननोटिसेबल, क्यों पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट, हीट रिलीज करेगा, ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जैसे कि मीथेन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगी। कोई भी फ्यूल, एनी फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, इथेनॉल हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन हमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी गैसेस जो हैं, अब यहाँ पर हमारे दिमाग में ये डाउट रहता है कि हमने तो एनर्जी बाहर से दी है। तुम स्पार्क देते हो ना, इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंचाओगे ना उसको, तभी तो कोई चीज जलना शुरू होगी। 8th क्लास में पढ़ के आए नहीं आए हम इग्निशन टेम्परेचर वाला कंसेप्ट। किसी भी चीज को अगर मुझे जलाना है, उससे हीट रिलीज करवानी, तो किसी टेम्परेचर पे पहुंचाऊंगी तभी तो जलेगा वो। तो यहाँ पर फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमने कितनी हीट दी थी और रिलीज कितनी हुई है। भाई इन गैसेस को, जो तुम्हारे घर में एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, जो मीथेन है, ये फ्यूल्स के फॉर्म में काम आते हैं, इनको तो सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क ही बहुत होगा, और लेकिन रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगी इनकी, बहुत ज़्यादा होगी। नो डाउट तुमने एनर्जी दी है, लेकिन वो एनर्जी एज कंपेयर टू द रिलीजिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए इनको किस में कंसिडर किया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, यही सवाल मैग्नीशियम के केस में भी तुम लोग बहुत बार पूछते हो कि इसको तो जलाया तो हमने ही है, इसको तो हम हीट कर रहे हैं, लेकिन तुम जो हीट कर रहे हो वो हीट कंपैरेटिवली कम है जितनी उसमें से रिलीज हो रही है। ठीक, नेक्स्ट एंडोथर्मिक, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जैसे लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन, वहां पर हम पढ़ते हैं पीबीओ बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, अब यहां हमको क्या याद रखने की रिक्वायरमेंट है, कलर, एक्सपेरिमेंट, कि किससे प्रूव किया कि ये ऑक्सीजन ही है। हाँ, ऑक्सीजन है, प्रूव किया हमने किससे, किससे, बर्निंग स्प्लिंटर से, या बर्निंग, अब ऑब्वियस ही बात है, हम एक इंसेंस स्टिक भी ले सकते हैं, अगरबत्ती भी ले सकते हैं, उसको अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भेजेंगे तो वो फ्लेम के साथ जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि वो कंबशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज हो रही है यहाँ पर। दिस फिनिशेज योर चैप्टर। देखो यही है, बस इतना ही चैप्टर है तुम्हारा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में, इतनी अच्छी चीज है कि इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द एक्टिविटीज, क्योंकि पूरे जितने भी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर है ना, सबकी एक्टिविटी उन्होंने इसमें दे दी है, तो इसी में से मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो एक काम करो, पहले ये कॉपी करो, फिर हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, टेंशन मत लो तुम इस बात की, आवाज नहीं करो भाई। फिर हम सारी एक्टिविटीज जो हैं उन्हें एक साथ हम कवर करेंगे। हो गई ना, अब सबको दिख रहा है? कोई बात नहीं, मैं इसको भी रब कर देती हूँ, वैसे भी सब कुछ उधर का ही लिखा हुआ है। क्या हो गया, और कितना बड़ा करूं? भाई बेटा मुझे नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा है तो तू देख, बता मुझे सीधा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई तुम लोग ही बता सकते हो मेरे को।
ठीक है, अब ठीक है, चलो कॉपी कर लो। देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम केमिकल, जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी, जितने भी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी, उनमें जितनी बार भी हम रिएक्शंस को समझाएंगे, उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, तो हमेशा उन्हें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही हम एक्सप्रेस करेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर बार रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना है। यानी कि जब भी आप अपने आंसर में किसी भी इक्वेशन को यूटिलाइज करते हो, आप यूज़ करते हो कि आपको भाई इक्वेशन के थ्रू उस चीज़ को समझाना है, तो आपकी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर वो समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। और इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब होगा रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम बैलेंसिंग में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि भाई मास को ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट साइड का मास और हमारे प्रोडक्ट साइड का मास दोनों का क्या हो, बराबर हो। तो रिएक्शन को हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमको ध्यान रखनी है व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन लिखते टाइम पहले तो इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो। दूसरा, सबकी स्टेट्स लिखी हूं। अब स्टेट का मतलब है वो सॉलिड फॉर्म में यूज किया जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, या वो एक्वस है। एक्वस सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व होगी। जैसे NaCl, NaCl को हम जनरली वाटर में डिसॉल्व करके यूज करते हैं, तो NaCl के सामने ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्वस, NaCl एक्वस। स्टेट्स होनी चाहिए। ये भी दिखना चाहिए कि आप एनर्जी, हीट नहीं, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हर रिएक्शन में तुम ध्यान से देख लो कि एनर्जी का इनपुट और एनर्जी का आउटपुट दोनों सब जगह दिख रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, स्पेशली डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमको दिख रहा है कि हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई की हुई है। तो इक्वेशन लिखते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को तुमको याद रखना है। बैलेंस होनी चाहिए, स्टेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन क्योंकि हाईलाइट होती है, क्योंकि इक्वेशन लिखने के बाद H2 + O2 gives you 2H2O, इसे जब लिखोगे तो इसे ब्रैकेट में भी तो बंद करोगे हाईलाइट करने के लिए। अब अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो हाईलाइट तुम्हारी क्या होंगी, कमियां होंगी, कि तुमको रिएक्शन आती ही नहीं है। तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई जब भी हम रिएक्शंस लिखेंगे तो हम हर रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। तो अनबैलेंस रिएक्शंस तुमको छोड़नी नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम इसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में हमको कवर करनी है। तो भाई फर्स्ट एक्टिविटी तो तुमको बहुत अच्छे से याद है, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो जब बर्निंग की बात होगी तो यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ साथ में यहाँ रिएक्शन हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमको यहाँ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो MgO बनेगा। ब्राइट वाइट फ्लेम बनती है, वाइट ऐश निकलती है। मतलब चाहे फ्लेम की बात करूं, ऑब्जर्वेशंस की बात करूं कि क्या ऑब्जर्व किया मैंने, तो वहां पर हमने ऑब्जर्वेशन दोनों ही चीज़ों में वाइट किया है कि भाई वाइट कलर की फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम बन रही है और वाइट कलर की ही ऐश बन रही है विच इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है।
तो कलर्स, रिएक्शन कौन से टाइप की है, तो जब हम कंबशन की बात कर रहे हैं, इसको हीट करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के बर्न वाले कंडीशन में हमारे पास पहली चीज़ क्या आती है, रबिंग विद द सैंड पेपर। तो सबसे पहले हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम के रिबन को रब करते हैं ताकि जितना भी मेटल का ऑक्साइड उसकी सरफेस पर प्रेजेंट है उसे हम रिमूव कर सकें, क्योंकि वो एक बैरियर का काम करेगा और फर्दर रिएक्शन को होने नहीं देगा। तो उसे रिमूव करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं कि भाई हमने उसको टोंग से पकड़कर बर्नर पे जलाया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बना रहा है, इसीलिए रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन की हेडिंग में तुमको जो रिएक्शन दे रखी है तुम हर बार सिर्फ वही दिखा के आओगे। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हें और भी चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है कौन सी है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, वेरी गुड। जो सेकंड एक्टिविटी हमें एनसीईआरटी में दी हुई है वो है हमारी लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। देखो इन दोनों के ही बाद में एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को यूज करने से पहले इन्हें किस में डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, इसीलिए इसके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट एक्वस है, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस है, रिजल्ट में क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड। जो रिजल्ट बनेगा वो बन रहा है PbI2। और इसके नीचे देखो सॉरी एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, दिस शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। दूसरी चीज और, जो KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट, वो तुम्हारा अभी भी कैसा है, एक्वस, यानी कि ये वाटर में सॉल्यूबल ही रहेगा। तो एरो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करता है तो वो प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर रहा है, अगर एरो अपसाइड डायरेक्शन शो कर रहा है तो वो गैस एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कलर कौन सा आ रहा है, देखो येलो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़कर आए ना हम कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही क्या होने चाहिए, आयोनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। तो भाई ये भी आयोनिक है और ये भी आयोनिक है, यानी कि वाटर में जाने के बाद क्या देंगे, अपने आयंस देंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट का जो टाइप है हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पर, और PbI2 का जो प्रेसिपिटेट है वो कौन से कलर का बनता है, येलो कलर का। तो कलर चेंज भी तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट है PbI2 का जो इमीडिएटली बनेगा, यानी कि आपको बहुत देर तक वेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इमीडिएटली बन जाता है। जैसे ही हम मिक्सिंग करते हैं फौरन ही लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। जो हमारी थर्ड रिएक्शन है यानी कि थर्ड एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ऐसी है कि इसको तुम इस चैप्टर में भी काउंट कर सकते हो, सेकेंड चैप्टर में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड चैप्टर के अंदर भी हमारा एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये आता है, रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द एसिड्स। कि एसिड जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। जब भी मेटल की रिएक्शन, तो यहां पर किसको यूज किया इन्होंने, जिंक को। जिंक की रिएक्शन करवाइए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब इन्होंने जिंक की रिएक्शन करवाई है तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। जिंक कौन सी स्टेट में यूज किया है, सॉलिड स्टेट के अंदर।
अरे मैं क्या लिख रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, H2SO4 लिखा है इसके अंदर, एक्वस यूज किया है इसको वाटर में सॉल्युबल करके, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, विच रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं हम यूसुफ, हाइड्रोजन गैस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कब आती है पॉप साउंड, वो तो हमको ही पता है कि जब रिलीज होगी तभी पॉप साउंड आएगी। हम हाइड्रोजन को आग में डाल देते हैं तो ऐसे ही कुछ होता है, मुट्ठी में पकड़ के और उसको आग में डाल देते हैं, ऐसा कुछ कह रहा है ये। सपोर्ट तो तुम भी कर रहे हो, तो आग में कैसे डालेंगे, भाई एक जलती हुई कैंडल को अगर हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तूने कहा आग, अच्छा हमको तो पता ही नहीं था। चलो, तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसे हम चेक करेंगे विद द पॉप साउंड। बस बस हो गया, पॉप साउंड क्या हो गया, हाँ बोल बोल, हाँ पिघलता क्यों है मतलब, तो भाई हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हाँ, तो मैग्नीशियम मेटल तो ऐश इसलिए बन गया क्योंकि कंपाउंड बन गया, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन, बस मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ हम उसे डायरेक्टली हीट कर रहे हैं, कंबशन करवा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अगर मुझे उसको मेल्ट कराना होगा तो मैं कंटेनर में बहुत सारा लूंगी ना, फिर उसे उतने टेम्परेचर तक पहुंचाया जाएगा जितने टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने लगेगा। तो हमने तो इतना टेम्परेचर दिया ही नहीं है कि ये मेल्ट हो, ठीक है। चलो, हाँ यहाँ बस रिएक्शन हो रही है, जहाँ पर जनरली देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना। हाँ, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा तो वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंटल प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। चलो, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गई हमारी थर्ड एक्टिविटी जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा रहा है। दूसरी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और उसी को हम पॉप साउंड से डिटेक्ट करते हैं। एफरवेसेंस ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, अब एफरवेसेंस निकल रही हैं क्योंकि गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो गैस में हम जहां भी लिखते हैं तो जनरली लिखते हैं एफरवेसेंस आर ऑब्जर्व्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, HCl हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट विथ बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल, कुछ भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली हमने टेस्ट किया है इसको, पॉप साउंड जनरेट की है इसने जब हमने कोई भी बर्निंग मैच स्टिक या फिर दूसरी चीज हम इसके पास लेके आए जलती हुई है, ठीक है। क्या लेके आए, आग, ठीक है, ओके, आग लेकर आए हैं भाई हम। फोर्थ जो है वो है हमारी ये डायग्राम, इस डायग्राम की बात कर रही थी मैं तुमसे उस टाइम पे, इस डायग्राम की मैं तुमसे बात कर रही थी उस टाइम पर, कि हमारे एक ऐसा डायग्राम है जहां पर हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया है। जब हम उसे रिएक्ट करवाते हैं, जब वाटर से वो रिएक्शन करता है, तो उस टाइम पर हम टच करके देखते हैं उसको कि भाई टेम्परेचर में बीकर के क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं,
ठीक, तो पहली चीज जो हमारी ये फोर्थ एक्टिविटी है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इसको हम एक्सपैंड करेंगे टिल वाइट वॉशिंग तक, तो वो उसे कंटिन्यू करते करते डू यू नो में लाकर और एक्सपैंड कर देते हैं और वाइट वॉशिंग तक लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड हम कौन से फॉर्म में ले रहे हैं? सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ में। वाटर की क्या स्टेट लिखते हैं भाई हम? थैंक यू, मुझे लगा कोई ऐसा कोई खड़ा हो जाएगा जो कहेगा एक्वस, इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्या स्टेट होगी? एक्वस, और साथ में क्या रिलीज होगी इसमें से? हीट, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो अलग अलग फॉर्म में हमसे यहाँ पर पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसको वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। पहले तो ये कंफर्म कर लेना कि भाई ये जो है ये है क्विकलाइन, और ये जो बना है ये बना है स्लेग लाइम। स्नेक नहीं है भाई, स्नेक नहीं है, स्लेग लाइम है। स्नेक ले आओ तुम यहां भी, एक काम करो, चलो। जनरली जो वॉल्स पर, इधर देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही वॉल्स पर पेंट किया जाता है, यानी कि ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। ये जब एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, विच इज एक्चुअली ऑफ वाइट कलर। ये वाइट कलर का है, कौन है ये? हाँ, लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, पानी में घुला हुआ, ठीक है। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट है जो वाइट कलर का है, और लाइम वाटर में भी जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं ना हम, तो वाइट कलर इसी का आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। हाँ, तो वाइट कलर आएगा तुम्हारा इसका। अब यही फॉर्मूला जो है सब जगह पर कैरी फॉरवर्ड होगा। ये फॉर्मूला मार्बल का भी है, लाइमस्टोन का भी है, और चौक का भी है। ये एक ही फॉर्मूला है, सब में यही कंटेंट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट्स के साथ में। बोलो, उससे मत बुलवा, बोल। हाँ, तो निकाल सकते हैं, इसको हीट कर देंगे हम। बाइकार्बोनेट क्यों बनेगा? अच्छा, और ऐड करना है? हाँ, वो लाइम वाटर वाला कंसेप्ट यही तो है हमारा, कि लाइम वाटर के अंदर अगर हम रेगुलरली कार्बन डाइऑक्साइड को बिना रुके पास करवाते जाएंगे ना, तो जो जितना भी मिल्कीनेस आता है वो डिसअपियर हो जाता है, और क्योंकि वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये एक्चुअली प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए हमको वो मिल्कीनेस जो है स्टार्ट हो जाती है दिखनी, ठीक है। तो इस सबका एक ही फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज क्या याद रखनी है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये वो चूना है जिसे हम मार्केट से खरीद के लेके आए थे, ठीक है। फिर इसको हमने पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद जो कंटेंट बना, जो पेस्ट बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्चुअल में उसे दीवारों पे लगाया जाता है, लेकिन वो वाइट कलर नहीं देता। तो अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे जब रिएक्शन करने लगेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, विच इज एक्चुअली ऑफ वाइट कलर। और फिर हमको वो वाइट शाइन, या जिसके लिए हमने इसको यूज किया था फॉर द वाइट वॉशिंग, वो हमें फिर नजर आती है। पर ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा,
ऐसा भी नहीं है कि तुम एक तरफ दीवार को पेंट करते जा रहे हो, ये सफ़ेद हो जाएगी, आगे बढ़ोगे फिर सफ़ेद हो जाएगी। नहीं भाई, इसको टाइम लगता है। ठीक है, कुछ दिन, ठीक है, 1-2 महीना नहीं, कुछ दिन। ठीक, तो ये हमारी जो रिएक्शन है, अरे बस करो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको हमें ध्यान में रखना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंडर में आती है, पढ़ते ही उसी के अंडर में है हम इसको। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्लेग लाइम बन रहा है जिसे व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या देखा कि जिस भी बीकर को हम टच करेंगे, जिस भी कंटेनर में हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वो कंटेनर ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया है और उसी का ये डायग्राम है जो बहुत बार हमें एमसीक्यूज में नजर आता है, जिसमें से ये कैल्शियम ऑक्साइड गायब कर देते हैं। किसी का भी हाथ नहीं है वो, ठीक है, किसी का भी हाथ नहीं है वो। चलो नेक्स्ट है हमारी ये है हमारी आयरन सल्फेट वाली रिएक्शन, फेरस सल्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखा है। ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप इसका होता है जो हमने ऑलरेडी पीछे लिखी हुई है ना, हाँ अभी हमने पीछे डिस्कस की थी, ये वही वाली है कि भाई फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं। तो फेरस सल्फेट एक्चुअल में किस कलर का होता है? कौन था ये ब्लू वाला? हाँ, ये ग्रीन कलर का होता है। तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके रिमूव होंगे, कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद फर्दर जब हीट करते इसको हम जाएंगे तो इसमें बनेगा तुम्हारा आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो इनिशियल कलर लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स विच टर्न्स ब्राउन और ब्लैक इन कलर। ठीक है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसी कलर का होता है ना भाई, आयरन ऑक्साइड इसी कलर का होता है। क्या हुआ अभिनव? थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है ये। यहाँ हमने इसको हीट प्रोवाइड किए तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने यही पढ़ी है। दूसरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हम हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, रिलीज ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही इसमें रिलीज होती हैं, दोनों गैसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ये देखो, ये है इसका डायग्राम। इस डायग्राम को तुमको याद रखना है। देखो इसमें एक चीज लिखी है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो इसमें एक चीज लिखी है, वाफ्टिंग गैस। इसे क्या हुआ? वाफ्टिंग गैस जनरली टूवर्ड्स नोज। पता तुमको ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये ऐसे क्यों किया है। वो रीजन ये है, पहली चीज, जब भी कोई गैस रिलीज होती है टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली नाक में घुसा के नहीं चेक करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर वेरी मच हार्मफुल। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में डैमेजेस जनरेट कर सकती हैं। तो हम वाफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हम टेस्ट ट्यूब को दूर रखते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग लॉ लेते हैं ना धुएं की, वैसे ही सेम हमको करना होता है कि इसको सिर्फ ऐसे नोज की तरफ 1-2 बार करना होता है कि स्मेल हम ले लें कि भाई हाँ ये स्मेल है। और हमारी जो नोज में हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ रिसेप्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो दूर से भी स्मेल को आराम से कैच कर लेते हैं। तो नाक में घुसा, अब जिसको जुकाम होना तो वो प्लीज वो मत घुसाना अपनी नाक में, ठीक है ना। क्या हो गया? क्या कह रहा है? तो कैसे करेंगे? पेपर से है भाई? कैसे करेंगे वाफ्टिंग? पेपर से? क्या कर दिया उसने? है भानु, क्या कर दिया? वो नहीं खा रही है अपना अंगूठा, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर देखो, उन्होंने साफ साफ लिखा है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ।
ना खुद की तरफ करना है और ना ही अपने पड़ोसी को सूंघाना है। दुश्मनी हो तो वो बात अलग है, सूंघ ले पहले तू, ठीक है, नॉर्मली नहीं करना, ठीक है। चलो हीटिंग थर्ड, जो नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ के बाद सिक्स ये है, और यहाँ पर हमें सिर्फ इसी से ज़्यादा काम है। ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स बनती हैं उनसे हमारा मेन मतलब है, ठीक है। हाँ, हमारे आंसर में ज़्यादा यही पूछेगा ना हमसे, वो इसीलिए हमको इसी से मतलब है खाली। हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक एग्जाम्पल है आफ्टर आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल है जो थर्मल डिकम्पोजिशन का है, जिसके अंदर हमें लेड ऑक्साइड, जो येलो कलर का ही होता है ना, किस कलर का होता है लेड ऑक्साइड? कंफर्म? येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनेंगी जिससे हमें मेन काम है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ में लेड वाली दोनों रिएक्शंस तुमको टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, उसमें से असर्शन रीजन भी आ जाता है, और कभी कभी तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द रिलीज्ड गैसेस फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो NO2 तो देखने में ही ब्राउन कलर की होती है, तो ये हमारे डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगी। और ऑक्सीजन के लिए हमने बात कर ही ली कि बर्निंग स्प्रिंटर या फिर इंसेंस स्टिक को हम डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब के अंदर भेजेंगे तो उसमें फ्लेम्स आ जाएंगी। ये क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी के अंदर सॉल्ट्स को डिकम्पोज करवाते हैं, तो क्वांटिटी कम होती है तो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर ही उसको भेजना होता है। नेक्स्ट है ये वाली, ये तो हमारे सैंपल पेपर की है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जिसका डायग्राम ये है हमारा। प्लीज मग बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। हाँ, तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है, पता चले मैम ने कहा था डायग्राम बनाना है तो हम बैठे हैं मग बना रहे हैं बैठ के स्केल और पेंसिल लेके। तो प्लीज सिर्फ एक जनरल डायग्राम बनाना है तुमको, एनोड कैथोड वाला, ठीक है। है कहाँ से, किस में? कॉपी गीली हो जाएगी तेरी, पानी भरने बैठेगा तो। वाटर, इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ। तो वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में। पहली चीज, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा था कि हमने टेस्ट ट्यूब्स जो रिवर्ट की ओवर द एनोड कैथोड, उनमें हमने पानी भर के क्यों उल्टी रखी है, बताओ मुझे। देखो इतने से सो रहे थे और अब मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्या मैम शुरू हो गए। जो टेस्ट ट्यूब्स हमने ली थी ना, जब हम एनोड कैथोड लगाते हैं इसके अंदर, तो टेस्ट ट्यूब्स में जनरली हम पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद उन्हें कैथोड और एनोड के ऊपर रिवर्ट बैक करते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब का मुंह नीचे होता है और जो बॉटम होता है वो ऊपर की तरफ होता है, दिख रहा होगा तुमको इजीली, देखो। लेकिन इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी भर के ये काम करते हैं हम, ऐसा क्यों? कौन चली जाएगी? हाँ, तो अगर मुझे गैसेस का वॉल्यूम चेक करना है, मुझे रिजल्ट प्रॉपरली अपना रखना है, तो मुझे वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करवानी पड़ेंगी जो इंटरप्ट कर सकती हैं मेरे रिजल्ट के अंदर। और यहाँ पर जनरली हम क्या देख रहे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन को जब हम नोट डाउन करेंगे तो एयर वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वरना वो किस में इंटरप्शन डालेगी, वॉल्यूम कैलकुलेशन के अंदर, कि भाई किसका वॉल्यूम ज़्यादा बन रहा है और किसका वॉल्यूम कम बन रहा है। तो इसके लिए हम पहले से ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पानी भर के और फिर उसे उल्टा कर देते हैं। जैसे जैसे गैस जाती रहती है ना अंदर फॉर्म होकर, वैसे वैसे वो वाटर को डिस्प्लेस करके नीचे की तरफ मूव करवा देती है और अपने लिए खुद के लिए ऊपर की तरफ स्पेस बना लेती है।
तो जहां पर हमको ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है मतलब वो गैस ज्यादा फॉर्म हुई है। जैसे दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं तो दोनों में सेम ही लग रहा है, बट एक्चुअल में सेम होता नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो डबल है और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल होती है। 2:1 का रेशो जो है वो हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो रबर स्टॉपर ये सब तो तुमको याद है ना भाई, ग्रेफाइट की रॉड्स का यूज करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है फोटोलाइसिस। दिस इज वन ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन। तो ये देखो, ये थर्मल डिकम्पोजिशन में थी, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन में थी, ये भी, ये किस में है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस में थी। और ये वाली है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जहां पर AgCl और AgBr दोनों के ही एग्जाम्पल्स हमको यूज करने हैं, ठीक है। AgCl, अब तुमने इस बार भी जब लिखा था ना तो फिर इक्वेशंस क्या लिखी थी तुमने, अनबैलेंस। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि अगर तुम बैलेंस नहीं करोगे तो Cl नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो होता है Cl2 होता है। क्लोरीन जो गैस होती है वो Cl2 की फॉर्म में होती है। तो अगर तुमने AgCl से रिएक्शन करवाई तो वहां तुम सिर्फ क्या लिख के आ जाओगे, Cl। और हमने इक्वेशन के फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि जैसे नेचर के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना, आपको उसी फॉर्म में उसे केमिकल रिएक्शन में सिंबलाइज करना पड़ेगा। तभी तो तुम ऑक्सीजन में O2 और हाइड्रोजन में H2 लिखते हो। यहां भी लिखो फिर H और O। नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं करना, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन, व्हाइट AgCl टर्न्स ब्लैक ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ ये ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है या फिर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट इसके ऊपर या जो भी लाइट इसके ऊपर आ रही है उसकी प्रेजेंस के अंदर। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है तुम्हारी आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम बेचारे कॉपर सल्फेट को ही पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी से रिएक्शन करवा देते हैं, चाहे वो आयरन नेल की करवाएं चाहे वो जिंक की करवाएं, इसी में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। एट द एंड कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। हर बार यही देखने को मिलती है। तो आयरन नेल ली है तो आयरन कौन सी फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म में आ गया। और कॉपर सल्फेट जो है वो हमने एक्वस बनाया है, और एक्वस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, देखा है ना हमने, तो ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का होता है, आगे क्या बन रहा है डिस्प्लेसमेंट से, आयरन सल्फेट और कॉपर। कॉपर जो है वो नेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू कर दिया था उसने, जब हमने रिएक्शन में देखा था, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एक मेटल है और एक दूसरे मेटल का सॉल्ट है, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग काम होगा। नेल रेडिश ब्राउन हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। और सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू से फेड होना शुरू हो जाएगा, मतलब कलर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आयरन सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए। 10th और द लास्ट, ये बेरियम सल्फेट वही है जो सॉलिडिफाइड हुआ था, जिसका क्या बना था, प्रेसिपिटेट, PPT। रिएक्शन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में। दोनों ही सॉल्ट्स जो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इजीली पानी में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट तो डिसॉल्व होता है और दूसरा प्रोडक्ट डिसॉल्व नहीं होता है। वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। दोनों ही सॉल्ट है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट का वो फॉर्म होगा। तो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है, जैसे अभी इसने आरव ने पूछा था कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो जनरली यहाँ पर बनता है। ये रिएक्शन जो है ये तुम्हारे रिडॉक्स में भी पूछ ली जाती है और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन के अंदर आती है। क्या ये किस में आती है, ये कॉम्बिनेशन में। हीटिंग ऑफ द कॉपर पाउडर,
यहाँ ध्यान से सुन लेना। कॉपर पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर पाउडर रेडिश ब्राउन, कॉपर तुम सबने देखा होगा ना भाई, सबने देखा है। आजकल तो बहुत बड़ा ट्रेंड है, पानी पानी पीना चाहिए कॉपर की बोतल के अंदर, ठीक है। तो कॉपर सबने देखा होगा। तो कॉपर जो है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ में। तो ये होगा तुम्हारा सॉलिड और ये होगा तुम्हारा गैस। तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है। अरे चुप हो जाओ, ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पर दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स भी करवा सकते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा दें? हाइड्रोजन के साथ में, तो ये रिएक्शन वापस से रिवर्स भी हो सकती है और वाटर मिल जाएगा और साथ में तुम्हें वापस क्या मिल जाएगा? कॉपर। वापस कॉपर भी तुमको मिल सकता है। यहां पर मेन हमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन यहां पर रिड्यूस हो रहा है, बताओ भाई। पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन का बता दो मुझे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन वाली, उसमें कौन ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। पहली चीज तो हमको ये याद रखनी है, मैं बोल दूंगी, रहने दे तो। पहली चीज तो हमको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम उसे ढूंढेंगे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो उसे हमेशा कहाँ ढूंढेंगे? रिएक्टेंट साइड पर। प्रोडक्ट साइड में कभी भी वो हमेशा प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं, वो रिडक्शन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो हम हमेशा कहाँ ढूंढेंगे इनको? इस साइड में। तो यहाँ अगर मैं कॉपर को देखूं तो ये सॉलिड फॉर्म में है, तो कॉपर पे चार्ज कितना है? 0, ठीक है। और इधर जब ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है तो चार्ज कितना है? +2। तो 0 से +2 जा रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब सिंपल लैंग्वेज जो एनसीईआरटी कहती है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो भी हम यही कहेंगे ना कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो भी क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये जो ऑक्सीजन है ये पहले थी 0, लेकिन यहां आने के बाद क्या हो गई? -2। प्लस के 2 को तो -2 ही बैलेंस करेगा ना। तो 0 से अगर हम -2 पे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, ये रिड्यूस हो रही है। समझ आई बात? ठीक है। तो जब भी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सब कहाँ मिलेंगे हमको? रिएक्टेंट्स की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ तो इनके रिजल्ट्स मिलेंगे हमको कि ऑक्सीडाइज होने के बाद इसने हमको ये दे दिया और रिड्यूस होने के बाद इसने हमको ये दे दिया। समझ आ गई बात? चलो आप कॉपी कर लो।